मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 10वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपका दे रखा है जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन का मतलब बायोकेमिस्ट्री। तो इस पार्ट पर आधारित अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। 9 पार्ट को अपने व्यवस्थित स्टेप वाइज एक एक चीज को क्लियर करते हुए अपने कवर किए। आपके सिलेबस में 12 पार्ट मेंशन है, उसमें से 9 पार्ट कवर हो चुके। आज अपन 10वां पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली आप देख रहे हैं जो भी पार्ट है बहुत इजी एंड शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में दे रखे आपके विधिवत प्रत्येक पार्ट को कंटेंट बाय कंटेंट बनाते हुए वर्ष शॉर्ट में आप कंटेंट क्या करोगे और वेबसाइट से आप सीखोगे तो आप किसी भी प्रकार का कंसेप्ट आइडिया डाउट या किसी प्रकार के प्रॉब्लम आपके रिलेटेड नहीं है। जो आपको पिछला पार्ट था कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित आपने 11 वीडियो लेक्चर में उसको स्टडी किया था और उस पार्ट पर आधारित आज मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगा ताकि जो भी मटेरियल है किताब से भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मटेरियल देख के आप अपना काम कर सकते हैं। देखिए आज हम 10वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जैव रसायन। नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है जैव रसायन का मतलब जीवों के अंदर कई प्रकार के ऐसे केमिकल पाए जाते हैं वो जैव रसायन के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के रसायन पाए जाते हैं और उनकी अलग अलग उपयोगिता होती है। देखिए जैव रसायन दो शब्दों से मिलकर बना होता है या इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। जैव मतलब बायो और रसायन मतलब केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री मतलब दो वर्ड जैव और रसायन दो भिन्न भिन्न से मिलकर बना होता है। अपन बेसिकली सामान्य भाषा में कहें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के अंतर्गत आपको पता है सजीवों के अंतर्गत जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सम्मिलित किए जाते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। जितने भी प्रकार की बायोलॉजिकल रिएक्शन आपके संबंध बॉडी में होती है, हार्मोन है, एंजाइम है, अलग अलग प्रकार खाद्य पदार्थों का अपघटन, उपापचय क्रिया, जितने भी प्रकार की केमिकल संबंधित रिएक्शन आपकी बॉडी में संपन्न होती है उन सारा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री का नामकरण करने का कार्य किया था वो कार्ल न्यूबर्ग ने किया था कि सर्वप्रथम विज्ञान की ऐसी शाखा का नामकरण करने का काम किसने किया था? तो कार्ल न्यूबर्ग ने काम किया था। कृषि व आयुर्विज्ञान की समस्या के समाधान में बायोकेमिस्ट्री का महत्व बढ़ गया था। तो कई प्रकार के कृषि विज्ञान तथा आयुर्वेदिक विज्ञान के संबंधित आप देखें समस्या सामने जनरेट होती गई तो उनके समाधान करने में बायोकेमिस्ट्री का ही योगदान रहा है या उसका महत्व बढ़ गया था। सभी कोशिका में कई तरह की उपापचय क्रिया संपन्न होती रहती और आप देखते हैं उपापचय क्रिया के दौरान जटिल जैविक यौगिक सरल अणुओं में अपघटित होता है। उपापचय क्रिया का मतलब किसी पदार्थ का पाचन का प्रोसेस संपन्न होना। पदार्थ जैसे आपने खाद्य पदार्थ खा रखा है तो वो अब भिन्न भिन्न स्तरों से गुजरता हुआ भिन्न भिन्न स्थान पर उसका पाचन होता रहता है और फिर बाद में जटिल जैविक यौगिक होता है वो सरल अणुओं में क्या होता है धीरे धीरे अपघटित हो जाता है। बेसिकली अपन जानते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? जैव अणु। किसका क्या पाचन हुआ, किस प्रकार की रिएक्शन हुई, क्या क्रिया की, तो सारी चीजों को स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। इसके अंतर्गत मुख्य जैविक अणु कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स आदि ये सारे बताए जा रहे हैं। वो क्या है? सारे जैव अणु। क्या है? जैव अणु। और जैव अणु का अध्ययन किसमें किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। बेसिकली सिंपल सा टॉपिक है, एकदम आराम से आप इजी से पढ़ोगे तो आपको प्रत्येक मैटर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ फिर बाद में इस मैटर को रब करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। जैव रसायन दो शब्दों से मिलकर बना होता है
बायो प्लस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या जैव और रसायन। अब इसकी परिभाषा पुस्तक क्या कहेंगी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। सजीवों की बॉडी में जितनी प्रकार की जैविक क्रिया संपन्न होती है उनकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। बायोकेमिस्ट्री का नामकरण करने का कार्य किया था कार्ल न्यूबर्ग ने। नामकरण किसने किया था, कार्ल न्यूबर्ग ने। ध्यान दें, कई बार आपको एग्जाम में पूछते हैं, जब दोगे एग्जाम कौन से कंपटीशन अगर दोगे जेट वेट के लिए, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने के लिए आप एग्जाम देते हो, वहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके सामने मिलते हैं। देखते हैं, कृषि व आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान की समस्या के समाधान में बायोकेमिस्ट्री का महत्व बढ़ गया था। बायोकेमिस्ट्री का विशेष योगदान था या बढ़ गया महत्व। जैसे जैसे आगे अपन देखते हैं हर चीज की उपयोगिता कब बढ़ती है, जब किसी की समस्या को अपन हल कर देता है, अपनी उपयोगिता प्रायोरिटी क्या होती है, बढ़ती है, अपना पद का महत्व बढ़ता है। बाकी अपन किसी अल्पर बल में होंगे भी नहीं तो फिर अपना महत्व बढ़ना पॉसिबल नहीं। सभी कोशिका में कई तरह की उपापचय क्रिया होती रहती है और जटिल जैविक यौगिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है। जैविक क्रिया के दौरान क्या होता है, उपापचय क्रिया में जटिल अणु होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं, वो सरल अणुओं में क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है, जैव अणुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। जैव अणु कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एंजाइम व हार्मोन, ये सारे बता के आपके जैव अणु बताए गए। अब आगे अपन देख रहे हैं, फर्स्ट स्टडी करेंगे अपन किसकी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फर्स्ट स्टडी किसकी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से क्या है, फिर बाद में प्रोटीन को भी पढ़ेंगे, वसा को भी पढ़ेंगे, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, सभी को एक एक को अपन स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं, फर्स्ट है आपके कार्बोहाइड्रेट। तो पूरे मैटर का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैटर को रब कर रहा हूँ और आगे बढ़ा रहे अपन कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। बेसिकली इनका सामान्य की बात करें तो कार्बो का मतलब होता है कार्बन के अवयव, क्या होते हैं, कार्बन के अवयव, तथा हाइड्रेट का अर्थ होता है पानी या जल। तो अर्थात उनके कार्बन के अवयव जल के साथ सहयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। दिमाग बात रहेगी, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का सामान्य अर्थ होता है कार्बन के अवयव तथा हाइड्रेट का अर्थ होता है जल का अवयव। इन कार्बोहाइड्रेट दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है। वैसे वैसे अपन कार्बन के अवयव तथा जल को दोनों को आपस में सहयोग करवाते हैं, तब आपके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। बेसिकली अपन देखते हैं अधिकतर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CHH2 y। x का मान हमेशा क्या होगा, 3 से ऊपर होगा। x की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, 3 से ऊपर होती है, और y अकॉर्डिंग टू कंपाउंड। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रेट एक या एक से अधिक और समूह वाले यौगिक होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन के रूप में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो अपन आपको पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो आप क्या कहोगे, एक ऐसा समूह है, एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह यौगिक हो सकते हैं, या कीटो ग्रुप के अंतर्गत इनको रखा जाता है, एल्डो या कीटो समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो अपन सामान्य इसको कह सकते हैं कार्बोनिल समूह। ये कैसे कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, कार्बोनिल समूह युक्त होते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, ये देखिए इस समूह का नाम कार्बोनिल समूह है। क्या नाम है, कार्बोनिल समूह है। अब कार्बोनिल समूह के अंतर्गत दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो होता है आपके कीटोन
और एक होता है एल्डिहाइड। देखिए जब इस कार्बन की दोनों संयोजकता कार्बन से पूरी हो रही आर या कोई भी एल्किल ग्रुप है उससे पूरी हो रही तब तो आपको क्या बनेगा, ये बनेगा आपके कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। और दोनों साइड में कार्बन जुड़ के एक साइड में क्या आ जाएगा आपके हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है तो आपको हो जाएगा एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा आपके एल्डिहाइड। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें कार्बोनिक समूह होता है और वो या तो होंगे एल्डिहाइड के रूप में या होते हैं कीटोनिक समूह के रूप में उसमें उपस्थित देखने को मिलते हैं। और इसके साथ में एल्कोहलिक ग्रुप OH हाइड्रेट ग्रुप में पाया जाता है। वैसे भी बात दिमाग में रहेगी। तो अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रेट एक या एक से अधिक OH समूह होते हैं जो एल्डिहाइड या कीटोन के रूप में पाए जाते हैं। सामान्य परिभाषा में क्या बताएंगे? वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर विशेष यौगिक बनाते हैं, जल अपघटित होने पर विशेष प्रकार के यौगिक जनरेट करते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट अपन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः वर्गीकरण के रूप में इनको क्लासिफिकेशन के तौर पे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से यौगिक आते हैं? ओलिगोसैकेराइड में कौन से आते हैं और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसको अपन तीनों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए मैटर को कवर करेंगे। तो देखिए नॉर्मल सा प्रोसेस जो आपको बताया जा रहा है हर चीज को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए पहले अपन पढ़ रहे फर्स्ट मोनोसैकेराइड को स्टडी करेंगे, फिर बाद में ओलिगोसैकेराइड और फिर बाद में पॉलीसैकेराइड। तो जो मैटर आपके सामने अपडेट करवा रखा है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में देख रहे हैं मोनोसैकेराइड। देखिए मोनोसैकेराइड फर्स्ट किसको स्टडी कर रहे हैं अपन? मोनोसैकेराइड। तो देखिए मोनोसैकेराइड की विशेषता होती है, मोनो को मतलब एकल और सैकेराइड को मतलब एकल शर्करा से मिलकर बने हुए यौगिक क्या होते हैं? एकल शर्करा से कंबाइंड मिलकर यौगिक बनाते हैं। ये सरल शर्करा के उदाहरण बताए गए हैं। ये सबसे सरल शर्करा बताएगी जिन्हें आगे जल अपघटित करके और सरल शर्करा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्थात अपन के मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक पार्टिकल के रूप में परमाणु की तरह काम करता है, अविभाज्य। मोनोसैकेराइड आगे क्या है? अविभाज्य पार्टिकल बताया गया है। आगे इसको सरल शर्करा में और अपघटित नहीं कर सकते हैं। दिमाग बात रहेगी। मोनो को मतलब एकल शर्करा से मिलकर बने हुए यौगिक जिन्हें आगे सरल शर्करा में जल अपघटित द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इनका सामान्य सूत्र हो जाएगा CH2O और कोष्टक बंद N पर अणु कितने भी हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके कंपाउंड जुड़ता जाएगा। तथा शर्करा के अंत में OH अनुलग्न लगता है। अनुलग्न और पूर्वलग्न के बारे में आप जानते हैं ना? अनुलग्न शब्द के पीछे लगता है और पूर्वलग्न शब्द के आगे लगता है। जो IUPAC नामकरण के अंतर्गत अपने अनुलग्न और पूर्वलग्न को स्टडी पिछली कक्षा में कर रखा है। देखिए जैसे ग्लूकोज OH, फ्रुक्टोज OH, तो ये सभी में पीछे क्या लगता है? OH। अनुलग्न जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं उनके पीछे अनुलग्न के वर्ड में लगेगा आपके OH। परमाणु कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर क्रमशः ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ओज जैसे वर्ड अपन लगाते रहते हैं। सरलतम मोनोसैकेराइड जैसे ग्लिसरॉइड तथा एसीटोन है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी बता रखी है? 3 बता रखी है। जैसे ग्लिसरॉइड और एसीटोन इन दोनों की बात करें तो आप परिचित है। ग्लिसरॉइड में भी आप देखते हैं तो इसमें भी आपको देखने को क्या मिलता है? आप देखते हैं तो कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 3। और उसकी बात करेंगे तो भी उसमें कार्बन परमाणु कितने मिलते हैं? 3। तो बेसिकली इनके बारे में आप जानते भी हैं। जैसे इसके आपको स्ट्रक्चर भी बनानी हो, इसकी
इसके स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेशन करना हो एसीटोन को, तो एसीटोन आप जानते हैं ये वो आपके एसीटोन, क्या हो गया एसीटोन। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी मिली 3, या ग्लिसरॉल को आपको रिप्रेजेंट करना होगा क्या देगा 1 2 और 3, और फिर बाद में एल्डेहाइड की जरूरत है, क्या जरूरत है एल्डेहाइड। और इधर की साइड में आप देखोगे कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हुए ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, आपको ग्रुप जनरेट करना है। तो देखिए तो यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी होगी 2 वैलेंसी पूरी होगी, 3 वैलेंसी पूरी होगी, और फिर बाद में क्या हो जाएगा साथ में ऑक्सीजन परमाणु को आप ऐड करोगे तो कार्बन की परमाणु की वैलेंसी क्या हो जाएगी अधिकतम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट नहीं करते हुए तो यहाँ पे क्यों एल्डेहाइड के रूप में आपके क्या आएगा अल्कोहल के रूप में आपके रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं। इस दिमाग में रखना कि देखिए कार्बन की एक वैलेंस से हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी, 2 वैलेंस से पूरी हो जाएगी और एक कार्बन और उससे क्या हो जाएगा कनेक्टेड हो जाएगा। इसके लिए ग्लिसराइड के लिए उसमें कार्बन परमाणु 3 है। इथ्रोज की बात करेंगे तो कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इथ्रोज में कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे और तो किसी भी परमाणु की बात करें उसकी संख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपाउंड जनरेट होते हैं। जो 5 कार्बन में क्या हो जाएगा राइबोज, 6 कार्बन में हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये 6 कार्बन परमाणु वाली संख्या में आ जाते हैं। तो अपन क्रमशः जानते हैं कि अलग अलग परमाणु की संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड यौगिक जनरेट होते हैं और उनके सामान्य गुणधर्म भी क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु सभी के पीछे अंत में वर्ड क्या लगाना आपको ओज, राइबोज, इथ्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो भी आप वर्ड यूज करोगे मोनोसैकेराइड के अंत में क्या लगेगा ओज वर्ड लगता है। उसके बाद देखते हैं कार्बन परमाणु 6 वाले परमाणु के लिए सामान्य सूत्र C6H12O6 के रूप में अपन रिप्रेजेंटेशन करके भी आपको बताया जा सकता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपकी क्रियात्मक समूह कौन सा होता है एल्डेहाइड, कौन सा होता है एल्डेहाइड फंक्शन ग्रुप काम करता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह काम में आता है। ये आपको बेसिक दिमाग में बात होने से कई बार आपको प्रैक्टिकल में पूछते हैं, एग्जाम में आता है कि फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप काम करता है, तो आपके प्रैक्टिकल ग्रुप में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है, और एक टेस्ट करके बताइए तो टेस्ट करके भी आप बता सकते हैं। बेसिकली वैसे आपके ये फंक्शनल ग्रुप वाला चैप्टर प्रैक्टिकल में मेंशन नहीं है, परंतु आप 12वीं साइंस में देखें तो ये चैप्टर सिलेबस में मेंशन है, और आपको आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हुए कहीं पे आप जाते हैं तो उसमें आपको कभी कभार इंटरव्यू बेस पे आपको पूछा जा सकता है फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह काम करता है, दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं अपन मोनोसैकेराइड के बाद में आपके जस्ट आएगा ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इन दोनों को अपन स्टडी कर रहे हैं। तो जो मैटर आपके सामने ऑब्टेन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए आगे देखते हैं आप ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 अणुओं तक मोनोसैकेराइड मिलकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड अणु आपस में जुड़कर ओलिगोसैकेराइड उत्पन्न करते हैं। ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड सरल शर्करा उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, जबकि मोनोसैकेराइड का आगे जल अपघटित करते थे तो वो आगे सरल शर्करा नहीं दे रही थी, परंतु ये आगे सरल शर्करा मोनोसैकेराइड उत्पन्न करते हैं। सैकेराइड जैसे देखते हैं सुक्रोज, डाइसैकेराइड, ये किस प्रकार का सैकेराइड है डाइसैकेराइड, किस प्रकार के सैकेराइड हो जाएंगे डाई आगे बढ़ना ज्यादा डाइसैकेराइड में सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज ये आप क्या हैं ट्राइसैकेराइड में
रेफिनोज, टेट्रासैकेराइड में टेक्योज और पेंटासैकेराइड में ग्लूकोज सैकेराइड आपके सम्मिलित किए जाते हैं। इनके क्या उदाहरण? तो ज्यादातर अपने दैनिक जीवन में डाइसैकेराइड वेरी वेरी उपयोगी बताए गए। बाकी वाले सैकेराइड जो ट्रायोज, टेट्रोज ऐसे देखा, इसमें देखते हैं तो ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड इनका अपन दैनिक जीवन में उपयोग कम है, परंतु डाइसैकेराइड ज्यादातर अपने दैनिक जीवन में काम आते रहते हैं। डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र हो जाएगा C12H22O11। अपन सामान्य के तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 परमाणु आपस में मिलकर डाइसैकेराइड अणु का निर्माण करते हैं। सुक्रोज, ग्लूकोज व फ्रुक्टोज को आपस में मिलाने पर सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज एक मीठी शर्करा होती है। उसके बाद में देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज जो दूध में पाई जाने वाली मीठी शर्करा दूध में पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दोनों को आपस में मिलाने पर लैक्टोज का निर्माण होता है। ये इसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। जब ऊपर वाला देखते हैं सुक्रोज, विभिन्न प्रकार के आप देखते हो अलग अलग प्रकार के फ्रूट सोर्स में देखने को मिलता है। और माल्टोज ये पाया जाता है आपके अनाज में। ये अदर किसमें पाया जाएगा? अनाज में। और ये पाया जाता है आपके इसमें दूध में। अनाज व फल। बात दिमाग में रहेगी तो ध्यान रखते हुए आप स्टडी करते हैं तो अलग अलग सैकेराइड की अलग अलग उपयोगिता रहती है। पॉलीसैकेराइड ये मोनोसैकेराइड तथा ओलिगोसैकेराइड के ऐसे बहुलक होते हैं जिनका अनुपात मिश्र होता है। ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन, जल में अघुलनशील होते हैं। उदाहरण देंगे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये साधारण पॉलीसैकेराइड के उदाहरण बताए गए हैं, जबकि पेक्टिन, लिग्निन, हेमिसेलुलोज ये जटिल शर्करा के उदाहरण बताए गए। सामान्य सूत्र हो जाएगा C6H10O5 जो कोष्टक बंद n बताएंगे, n जो कंपाउंड के अकॉर्डिंग मान बताया जाता है। तो अपन देखते हैं जनरली अलग अलग सैकेराइड अलग अलग देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं सेलुलोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है जो वनस्पति जगत में आप देखने को मिलता है, जो एक कोशिका भित्ति के रूप में वनस्पति में पाया जाता है। कौन सा? सेलुलोज। इसके मुख्य स्रोत लकड़ी, जूट, पटसन, रुई आदि के में कपास या अनाज सभी में देखे सेलुलोज डायरेक्ट अलग अलग क्वांटिटी में देखने को मिलता है। स्टार्च को एमिलेज भी कहते हैं। स्टार्च वनस्पतियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च भी वनस्पति में अधिक मात्रा में देखने को पाया जाता है। उसके बाद बताया जा रहा है स्टार्च आलू, चावल, सभी अनाज, शकरकंद, अखरोट, साबुदाने आदि भोज्य पदार्थों में स्टार्च के मुख्य स्रोत हैं। स्टार्च किस किस में पाया जाता है? तो आप 3-4 उदाहरण आप दिमाग में रख सकते हैं। आगे देखते हैं स्टार्च के स्रोत हो जाएंगे आपके आलू, चावल, अनाज, अखरोट, साबुदाना आदि इनमें देखने को मिलता है सभी भोज्य पदार्थों में। आगे देखते हैं ग्लाइकोजन सभी जंतुओं में ऊतकों एवं यकृत पेशियों के रूप में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित रहता है। ग्लाइकोजन यकृत और सभी प्रकार के सजीवों में देखने को मिलता है। यकृत के रूप में, मांसपेशियों में या ऊतक के रूप में इनका स्टोरेज रहता है। इसलिए जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च भी कहते हैं किसको? ग्लाइकोजन को। जंतु या आपके एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये मांसपेशियों की अपेक्षा यकृत में अधिक मिलता है। मांसपेशियों की सिकुड़ने फैलने के समय ग्लाइकोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। संकोचन का प्रोसेस होता है, फैलना सिकुड़ने की वजह से बॉडी को ग्लाइकोजन ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। आवश्यकता के अनुसार यकृत का ग्लाइकोजन शीघ्रता से ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रुधिर धारा द्वारा ऊतकों में पहुंचता रहता है। इंसुलिन, कंपोजिट कुल के अनेक पौधे, प्याज, लहसुन आदि में भी ये फ्रुक्टोज का बहुलक के रूप में देखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार कुल मिलाकर बताया जा रहा है। लैंग्वेजिकल बेस पे आपको मैटर खूब दे रखा है, तो आपको शॉर्ट में मैटर याद रखते हुए आपको एग्जाम में पूछे उसके संबंध में मैंने आपको मैटर अपडेट करवा रखा है, इतना आप कंपेयर कर सकते हैं।
तो आगे देखते हैं, हेमिसेलुलोज सभी पौधों की कोशिका भित्ति में लिग्निन के साथ में रहता है। लिग्निन ये पौधों को दसेदार भाग में सेलुलोज के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है, और पेक्टिन फलों में पाया जाता है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग प्रकार की विशेषता बताई जा रही है। लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन अलग अलग प्रकार से देखते हैं तो ये सारे किस्म में पाए जाते हैं, वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। पेक्टिन फलों के अंतर्गत पाया जाता है, लिग्निन रसेदार पौधों में, और हेमिसेलुलोज सेलुलोज के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के जैविक क्या महत्व बताए रखे हैं, कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः 3 कार्य बता रखे हैं, उसको अपन स्टडी करते हैं। देखिए शॉर्ट्स में अपन पास में आपके सामने बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य है, उसको देखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के बेसिकली आप कार्य देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊष्मा प्रदान करने का कार्य करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, और पादपों का कंकाल निर्माण करने में कार्बोहाइड्रेट की विशेष भूमिका रहती है। तो इस प्रकार से अपन ने आज देखा कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से एक जैव अणु सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, क्या इसकी विशेषता है, काफ़ी चीज़ों को आपने स्टडी करते हुए मैटर को अपडेट किया। इंपॉर्टेंट बात है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि पढ़ाई आपकी कंटिन्यू में रहे, घर पे रहे, सुख से रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट पोस्ट को उसे 10 मिनट तक समाधान कर सकते हैं। जो मैटर आपके सामने उपदेन करवा रखा उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में अपने अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कि प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे। आज आपने किसको पढ़ाया, ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट को। व्यवस्थित मैटर को दोहराते रहे, घर पे रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।